हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विवेक सर मानविक एजुकेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। ये क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका ये आपका लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 है ये, लेक्चर नंबर 4। तो देखिए, लेक्चर 3 तक हमने यहाँ तक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लिए थे, कर लिए थे उनको, है ना। इसके बाद हम लोग आगे इस पे समझेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे करना है। तो इसमें एनसीईआरटी के देख रहे हो आप, सारे क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझाया गया है, सारे कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये हमें स्टार्ट करना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था और यहाँ पे कुछ आपके नोट्स हैं, नोट्स नहीं सॉरी क्वेश्चन हैं। तो देखो, यहाँ पर हम थोड़ा नोट्स के बारे में बता दें। हमारे इस चैनल पर क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, नीट और जेई की कंप्लीट केमिस्ट्री मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी। अभी क्लास 10th के नोट्स जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते समय हम लोग अक्सर आगे आ जाते हैं, आप लोग नोट्स नहीं बना पाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि सर क्या आप नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए, जो भी हम आपको पढ़ाएंगे उसके कंप्लीट नोट्स, मतलब क्लास 10th के जितने भी साइंस के चैप्टर हैं उनके कंप्लीट नोट्स आपको 500 रुपये में अवेलेबल हैं। इसके लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कांटेक्ट नंबर है, ठीक है, 7310362949 मानविक एजुकेशन टीम का नंबर है। तो आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से बेटा। क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इनमें से कौन से डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बता दें, शायद कुछ स्टूडेंट सिर्फ इसी लेक्चर को देख रहे हो, पिछले लेक्चर ना देखे हों। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम अपोजिट होता है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल बड़ा मॉलिक्यूल 2 एंड मोर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हम लोगों ने टाइप भी पढ़े थे। देखो, मैं आपको थोड़ा दिखाई देता हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, इतने सारे क्वेश्चन कराए थे। फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये देखो, सिंगल कंपाउंड इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड डिकम्पोजिशन। फिर इसके देखो यहाँ पे टाइप थे, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसके पूरे सब टाइप वगैरह हम पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इस पे। ये देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाया था पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में, और यहाँ शुरू करना है। एक दो क्वेश्चन और हैं, ये भी आपका एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनमें से कौन से डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, ये आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन आप देख लो पहले। तो देखो, डिकम्पोजिशन में एक सिंगल मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल में टूटता है, ये तो आपको पता है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन आप देखो, फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा सिंगल मॉलिक्यूल बड़े में टूट रहा है, 2 एंड मोर में टूट रहा है। ये तो आपका ये भी डिसोसिएट हो रहा है। नॉट पूछा है, यहाँ बोथ ऑप्शन है, ये ऑप्शन थोड़ा इनकरेक्ट था, बोथ है तो नॉट पूछा है, ध्यान रखना। अगर पूछता कौन है तब तो बोथ हो जाता, ये नहीं है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके 2HCl बना रही है, तो ये आपका नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका बेटा, डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। नॉट पूछा है, नॉट, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डिकम्पोजिशन हो गई रिएक्शन, क्वेश्चन भी बहुत सारे हो गए। देखो, सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, फिर डिकम्पोजिशन पढ़ा, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। और बेटा ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझना दो तरह की होती हैं, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं इसके बारे में। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझना,
सिंगल वर्ड से आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट सिंगल तरीके से होगा, सिंगल तरीके से होगा। तो यहाँ पे समझना, अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन केमिकल रिएक्शन। मतलब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा इस पे। अब ये जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आएंगी तो पूरा डिटेल में वहाँ समझाएंगे कि कैसे हो रहा है। तो व्हेन एन आयन और एलिमेंट मूव्स आउट ऑफ अ कंपाउंड, कोई एक आयन या एलिमेंट किसी कंपाउंड से बाहर आएगा, वन एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय द अदर एलिमेंट। तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करेगा, मतलब सिंगल रहेगा, एक ये और एक दूसरे को रिप्लेस कर देगा। जैसे यहाँ समझो, यहाँ समझ में आएगा। मान लो कोई हमारे पास कंपाउंड है जिसमें ए और बी नाम के एटम है, किसी सी नाम के एटम से या एलिमेंट से उसने रिएक्ट किया। तो देखो ये दोनों थे पहले साथ में, ए और बी, तो ए अलग हो गया, सी ने बी को यहाँ से रिप्लेस कर दिया। और जब ये रिप्लेस करता है तो जनरली बी और सी मिलके एक कंपाउंड बना लेते हैं। तो दिख रहा होगा कोई कंपाउंड था जिसमें एटम ए बी थे, सी नाम के किसी एलिमेंट से रिएक्ट किया, तो क्या होगा, सी यहाँ से किसी एक को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि बी को रिप्लेस कर रहा है, ए वहीं पर है, तो जो रिप्लेस हुआ है तो वो बी और सी दोनों मिलके बाई प्रोडक्ट बना लेंगे। यहाँ कुछ और बातें हैं, एलिमेंट हैं, सिंबल्स हैं। सिंबल्स तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि 11th-12th लेवल पे फिर बहुत यूज होता है और आगे नीट और जे में भी यूज होता है। पोटेशियम का सिंबल देख लो, सोडियम का, कैल्शियम का, बेरियम का, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में थोड़ा सा यहाँ पे देख लो बॉक्स बना है, बता रहे हैं क्यों बना है। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सबसे पहली बात देखो, इसको हम लोग एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में एक चीज जरूर याद रखना चाहिए कि हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन से एलिमेंट हैं। कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। ये ध्यान रखना, रिएक्टिविटी नीचे जाने पर डिक्रीज करती है, मतलब पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा इन सभी में और प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव होगा, सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में ये जरूर याद रखना बेटा, और भी इसके बारे में जब डिटेल आएगा तो हम आपको करा देंगे। चलिए तो फिर आगे चलते हैं, इसको देखना हो एक बार आप देख लो, समझ लो। मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, देख लीजिए आप सही से। चलिए देख लिया होगा आपने। आगे यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले मैं एग्जाम्पल से ही आपको समझा दूँ, एग्जाम्पल से ही समझ लो। पहले देखो, पहले कोई कंपाउंड था जिसमें एटम ए और बी थे, है ना, कौन से, ए और बी। अब देखो दूसरा यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है या कोई एटम नहीं है, ये भी कंपाउंड है जिसके अंदर सी और डी नाम के क्या है हमारे पास, एटम है या एलिमेंट है। तो देखो हो क्या रहा है, जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो बी के साथ यहाँ पर डी आ रहा है, मतलब यहाँ से एक हटेगा और जो सी और डी साथ में थे यहाँ से भी एक हटेगा, दो हट रहे हैं, दो आयन या दो एलिमेंट हटेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक बार यहाँ से हट रहा है, एक बार यहाँ से हट रहा है। इसके पहले जब देखा था तो एक ही कंपाउंड के अंदर हट रहा था। चलो देख लो एक बार, इसके पहले क्या देखा था, देखो ये देख लो आप, ये देखो ए और बी थे, सिर्फ एक एलिमेंट एक को हटा रहा है, इससे तो कुछ हट ही नहीं रहा क्योंकि इसके पास दूसरा एटम या एलिमेंट है ही नहीं, है ना। चलिए आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिया गया है और अच्छा इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स व्हेन अ पार्ट ऑफ टू आयनिक कंपाउंड, टू आयनिक कंपाउंड लिखा है, पार्ट ऑफ टू आयनिक कंपाउंड इज एक्सचेंज, आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, एंड मेक्स टू न्यू कंपोनेंट,
अब यहाँ पर देखो दो नए कंपोनेंट बनेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि एलिमेंट बदल गया, बॉन्ड बदल गए होंगे। द पैटर्न ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज लाइक दिस। ये पैटर्न आप जरूर ध्यान रखोगे, तभी आप क्वेश्चन पहचान पाओगे और लिख पाओगे, डेफिनेशन भी आती है। तो इसमें आगे देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे ढंग से लिख देता हूँ। ये बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 है, इसकी रिएक्शन सोडियम सल्फेट से कराई जा रही है। प्रोडक्ट में आपका बन रहा है बेरियम सल्फेट और साथ में बन रहा है NaCl, ये सब एक्वस। अब ये देखो डबल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, तो आप देखो एज्यूम कर लो, ये A और B नाम के दो एलिमेंट हैं, ये C और D नाम के दो एलिमेंट हैं। रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, आपने बेरियम को A माना है और D किसको माना है, सल्फेट को। तो देखो AD टाइप का बन रहा है, और सोडियम को C माना है, इसको B माना है, तो ये BC टाइप का बन रहा है। तो देखो दो दो जगह डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, यहाँ से भी हुआ, यहाँ से भी हुआ। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा आप सही से इसको देख लो, मैं इधर हट जाता हूँ थोड़ा। समझ में आया क्या? आया होगा। डबल का मतलब है दो बार डिस्प्लेसमेंट, है ना, यहाँ से भी यहाँ से भी। सिंगल में एक ही बार होगा, एक जगह से होगा। चलिए क्लियर हो गया होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ टाइप्स हैं। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरीके के होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन। और ये दोनों रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछी जाती है कि व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव सम एग्जाम्पल। व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव सम एग्जाम्पल। इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है समझते हैं। A न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द एक्चुअल केमिकल रिएक्शन। अच्छा, पढ़ने के बजाय पहले मैं समझा ही देता हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, और कुछ एनर्जी निकलती है। कितनी निकलती है अभी बताएंगे। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, मेन प्रोडक्ट सॉल्ट, वो न्यूट्रल होता है नेचर में। इस वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एक्चुअली अ केमिकल रिएक्शन विच इज बिटवीन द एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर बनता है, अभी बताया। एंड इज ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। अभी देख लेंगे कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट है। बिकॉज हियर डिस्प्लेसमेंट विल टेक्स प्लेस इन टू कंपोनेंट। डिस्प्लेसमेंट दो कंपोनेंट में आपका पाया जा रहा है, तो दो कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट तो होता ही डबल में। तो ये है, यहाँ पे एनर्जी नहीं लिखी हुई है कि कितनी निकलती है एनर्जी, चलो आगे देख लेंगे। पहले ये देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे है। तो ये A और B नाम का मान लिया, ये C और D नाम का मान लिया। तो बना क्या है, A आपने सोडियम को माना है तो A तो है, क्लोरीन आपने D को माना है, AD बन रहा है। तो देखो यहाँ से ये B आपका हट गया, A तो वही है। C और D नाम के जो आपने एलिमेंट माने वहाँ पे क्या C और D है। तो देखो ये बना, तो यहाँ पर ये H और ये OH मिलके वाटर बना रहा है। वाटर का मतलब होता है HOH, है ना। वाटर क्या मतलब होता है बेटा, HOH, ठीक है। तो देखो H यहाँ पे आपने C माना था और इसको आपने क्या माना था, B। तो C भी टाइप का बन रहा है, तो दो दो जगह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ध्यान से आप देख लो, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन में बेस और एसिड मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ये ध्यान रखना। और इसमें एनर्जी की जरा बात कर लें। इसमें एनर्जी जो रिलीज होती है 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है
लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल बात है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो तब इतनी रिलीज होती है। अगर कोई इनमें से वीक हो जाता है तो थोड़ी कम रिलीज होती है। वो ज़्यादा डिटेल की बात है जब हम लोग क्लास 11 12 या नीट और जेई की क्लासों में पढ़ाते हैं तब बताते हैं। आपके क्लास 10th के लिए इतना ही ज़रूरी है। तो देख लिया होगा आप, देख लो एक बार और। चलिए आगे देखते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कोई प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं समझना, जब हम दो कंपोनेंट की रिएक्शन कराएं तो जो प्रोडक्ट बने उनमें जो एक प्रोडक्ट बना है वो बॉटम में टेस्ट ट्यूब के या बीकर के बॉटम में कलेक्ट हो जाए तो उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे हम एक फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल कि वाटर में अगर आप मिट्टी डाल दो, मिट्टी पाउडर सूखा, थोड़ा सेक कर दो, तो जब तक आप सेक करोगे तो मिट्टी क्या होगी, वाटर में डिजॉल्व रहेगी और आपको लगेगा पूरे वाटर में डिजॉल्व है। लेकिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के लिए छोड़ दो तो मिट्टी पूरी की पूरी बॉटम में कलेक्ट हो जाएगी। तो प्रेसिपिटेट ऐसे ही बॉटम में कलेक्ट हो जाता है टेस्ट ट्यूब या बीकर के। तो देख लो जरा इसको भी आप, क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है, देखना। A precipitation reaction is also a chemical reaction which will involve the double displacement। ये टाइप ही है डबल डिस्प्लेसमेंट के, तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही। For the production of solid form residue which is known as the precipitate, as in this the displacement of the ions will take place in two compounds. This reaction will also take place when two or more solution having the different salt are combined and this will result in the formation of insoluble salt। तो insoluble salt जनरली बन जाते हैं प्रेसिपिटेशन में। एग्जाम्पल है सिल्वर की रिएक्शन अगर इससे कराई जाए तो AgCl। अच्छा यहाँ पे इस एरो का मतलब समझा दें। अगर एरो ऊपर लगाओ इसका मतलब गैस है और वो ऊपर की ओर निकल जाएगी, लेकिन अगर एरो नीचे लगा है इसका मतलब ये बॉटम में टेस्ट ट्यूब के या बीकर के बॉटम में कलेक्ट होगा और ये प्रेसिपिटेट है। तो देख लो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है और ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, देख लो। यहाँ पे और है कुछ, देखो क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूँगा और ये NCERT का क्वेश्चन है। देख लो आप इस क्वेश्चन को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है देखो आपका कि यहाँ पे Fe2O3 की रिएक्शन एल्युमिनियम से है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? ये सोच लो जरा, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? कह दो सर दिख तो रहा है कि दोनों कंबाइंड कर रहे हैं। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पिछले लेक्चर में कि 2 and more कंपाउंड कंबाइंड तो करें लेकिन कंबाइंड करके सिंगल प्रोडक्ट बनाए। यहाँ सिंगल नहीं बन रहा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, है ना। और देखते हैं क्या हो सकता है। क्या डबल डिस्प्लेसमेंट है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो यहाँ पर 2 एलिमेंट चाहिए, है ना, चाहिए ना 2 एलिमेंट, तो 2 तो इसके पास है नहीं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। क्या डिकम्पोजिशन है? डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन याद करो, कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा पढ़ाया था। मतलब डिकम्पोजिशन में एक सिंगल बड़ा प्रोडक्ट 2 and more कंपाउंड में टूट जाता है। तो यहाँ पे तो टूट तो रहा ही नहीं, ये तो वैसे भी, तो ये तो होगा नहीं। क्या ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है? बिल्कुल सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। पहले आयरन के साथ ऑक्सीजन था, रिएक्शन के बाद अब ये ऑक्सीजन किसके साथ आ गया है? एल्युमिनियम के साथ, और ये आयरन आपका अलग हो गया है। तो दिस इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। NCERT का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है इन विच रिएक्शन डू 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस और रेडिकल। 2 कंपाउंड का है एक्सचेंज करें अपने आयंस या रेडिकल्स को।
अंडरलाइन कर देते हैं। म्यूचुअली टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, तो ऐसा किस में होता है बताओ कि टू एलिमेंट एक्सचेंज हो, और जब एक्सचेंज होंगे तो ये होते हैं आयन के फॉर्म में होंगे या तो रेडिकल के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या ऐसा होता है, तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कहना उतना करेक्ट नहीं है, क्योंकि सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। क्या सिंथेसिस रिएक्शन में ऐसा होता है? सिंथेसिस रिएक्शन कॉम्बिनेशन को ही कहते थे, तो ये तो कंबाइंड नहीं कर रहा है, तो एक्सचेंज होने की बात कर रहा है ना। तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ऐसा होगा, ठीक, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा होगा? तो डिकम्पोजिशन में तो ऐसा नहीं हो सकता, डिकम्पोजिशन सिंगल टू एंड मोर में टूटता है, ये तोड़ने की बात नहीं कर रहा है, एक्सचेंज की बात कर रहा है ना, कि आयन और रेडिकल एक्सचेंज करते हैं। और टू अगर एक्सचेंज करे तो बेटा कौन सा होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा? सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। ये भी देख लो, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। रिएक्शन बेस्ड अपॉन द एनर्जी एक्सचेंज, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, सीबीएसई बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये मान लो कि अक्सर ये एग्जाम में आता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक क्या है, इनके एग्जाम्पल्स लिखो। तो देखो, बेस्ड अपॉन द एनर्जी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलो इसको देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? द केमिकल रिएक्शन, पहले समझा देता हूं। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट को बनने के लिए रिएक्टेंट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। मतलब मान लो हमारे पास ए नाम का रिएक्टेंट है और वो बी नाम के प्रोडक्ट में बनना चाहता है, का चेंज होना चाहता है, तो तभी चेंज होगा जब उसको एनर्जी दोगे, है ना। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? एंडोथर्मिक। और जिसमें रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, रिक्वायर रहती है चूंकि, इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल्स आप अच्छे से देख लेना। एग्जाम्पल्स ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, आइस को मेल्ट कराना है तो तुम्हें हीट देनी पड़ेगी, है ना, या तो इन्वायरमेंट से हीट मिलेगी। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, सॉल्ट, ये सब समझ में आ रहा होगा आराम से कि मेल्ट कराना है तो हीट तो चाहिए। केमिकल इक्वेशन दैट इज यूज टू डिस्क्राइब दिस रिएक्शन, तो रिएक्टेंट एनर्जी लेगा, जुड़ रही है एनर्जी, एब्जॉर्ब कर रहा है, तब प्रोडक्ट बनेगा। एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन खुद से रिएक्ट नहीं करते, इनको हीट देनी पड़ती है तब जाके बनते हैं। और मैं आपको बोलूँगा कि उससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स तो ये पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं, और ये आपको अच्छे से आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? इसमें सीधी सी बात है, हीट रिलीज होगी। देखो लिखा है, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, हीट क्या होती है? रिलीज होती है। बर्निंग ऑफ कैंडल्स, कैंडल्स को जब बर्न करेंगे तो कैंडल्स के आसपास अगर हाथ लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही, थोड़े आपको हाथ में गर्म लगेगा। रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वाटर, ये तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग एसिड का वाटर के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड विद वाटर, एसिड का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो हम इसको, या हम एसिड का डाइल्यूशन अगर कर रहे हैं, ठीक है, एसिड का अगर हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, तो एसिड का डाइल्यूशन अगर करोगे तो भी क्या होगी? हीट रिलीज होगी। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर से रिएक्शन करता है तो बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होती है, बेटा ध्यान रखना। केमिकल रिएक्शन दैट इज यूज टू डिस्क्राइब दिस रिएक्शन, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा तो हीट क्या होगी? देखो रिलीज हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये थोड़ा ध्यान रखना
कि कार्बन सॉलिड और ऑक्सीजन जब मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है तो हीट रिलीज होती है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और विद वाटर का रिएक्शन जरूर याद रखना, क्योंकि पूछे गए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में। चलिए क्वेश्चन ये है, ये भी देख लो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख पाएं और समझ पाएं। देख लिया होगा आपने, क्वेश्चन क्या है, पढ़ता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्जोथर्मिक प्रोसेस। एक्जोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज होगी, तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, क्विकलाइम के साथ जब वाटर की रिएक्शन होती है, ये एग्जाम्पल इसमें नहीं लिखा था, तब भी बेटा हीट रिलीज होती है, तो ये तो एक्जोथर्मिक है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, अभी बताया, डाइल्यूशन ऑफ एसिड मतलब एसिड पे वाटर अगर आप मिलाओ तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर के साथ या कोई भी एसिड हो, जनरली वाटर साथ रिएक्ट करके हीट निकालता है, तो ये भी एक्जोथर्मिक है। और देखते हैं इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को अगर आपको इवापोरेट करना है तो हीट देनी पड़ेगी, रिलीज नहीं होगी, तो ये तो नहीं है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर को भी हीट देनी पड़ती है, घर में देखा होगा कपूर वगैरह जलाया होगा तो हीट दे के ही जलाते हो, तो ये तो एंडोथर्मिक है, ये एक्जोथर्मिक। तो पहला और दूसरा करेक्ट, तो फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड एंड थर्ड ये हो नहीं सकता, फर्स्ट और फोर ये भी नहीं हो सकता, सेकंड और फोर ये भी नहीं हो सकता। और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आपके हमेशा आते रहते हैं, सीबीएसई बोर्ड में। चलिए आगे यहाँ पे आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं बेटा, आज की क्लास यहीं तक है, और इसके बाद इसमें अगली क्लास स्टार्ट होगी। क्लास के लास्ट में मैं आपको बोल दूं कि देखो बेटा, इस चैनल पर 1 शॉर्ट वीडियो भी आएंगे, लेकिन 1 शॉर्ट वीडियो पढ़ने के पहले आपको थोड़ा डिटेल वीडियो आने चाहिए। देखो 1 शॉर्ट वीडियो का ये मतलब नहीं है कि आप एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पढ़ लो, ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो थोड़ा थोड़ा आपको आने चाहिए। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इस वीडियो को आप थोड़ा देखिए, और किसी भी 1 शॉर्ट वीडियो को देखने के पहले थोड़ा सा डिटेल आपको पता होना चाहिए। अभी आप डिटेल देखते जाइए, जब आपका बोर्ड एग्जाम पास आएगा तो उसमें लाइव क्लासेस भी चलेंगी, 1 शॉर्ट वीडियो भी आएगा, तो अभी आप डिटेल देखिए ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका अच्छा रहे। थैंक यू बेटा, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। आज की क्लास यहीं तक।